Dear students of LLB final year, in the series of lecture on Criminal Procedure Code 1973, we have discussed about the section up to section 9 about the constitution of courts and especially up to the court of session judge. Further, the section 10 we will discuss about section 10 and onward today. As we can see in this slide, section 10 provides for subordinates of assistant judges. Subordination of assistant judges. जैसा कि आप जानते हैं कि एक जिले स्तर पर सेशन जज और सहायक सेशन जज के नियुक्ति का प्रावधान आपने पिछले लेक्चर्स में देखे। यहाँ पर एक हायरार्की की व्यवस्था दी गई है सेक्शन 10 में कि जो सेशन जज होंगे और जो सहायक सेशन जज होंगे उनके बीच जो ड्यूटी है उनका बंटवारा किस तरह से होगा, उनके बीच इंटर रिलेशनशिप किस तरह से होंगे। तो इस बारे में सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 में 3 प्रोविजन है। सबसे पहले सेक्शन 10(1) ये कहता है कि ऑल असिस्टेंट जजेस, सेशन जजेस shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction। यानी जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जो सेशन जजेस होते हैं या जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं वो सब एक ही कैडर के होते हैं। तो इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो उनमें सबसे सीनियर मोस्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो तो सेशन जज होता है, और हायरार्की सीनियरिटी में उनसे जो लेवल नीचे है लेकिन सेम कैडर में है यानी सेम पे ग्रेड में है वो असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज बनाए जाते हैं। तो जुरिसडिक्शन उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन है वो सेशन जज का ही होता है एज पर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1। इसी तरह से सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 उनके बीच वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट करता है और ये जो पावर है वो सेशन न्यायाधीश को मिलता है। 10 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सेशन न्यायाधीश ऐसे सेशन सहायक सेशन न्यायाधीश में कार्य के वितरण के बारे में उस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। यानी जो सीआरपीसी में प्रोविजन दे रखे हैं उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनके कार्यों के वितरण के संबंध में नियम बना सकता है, और ये इंटरनल अरेंजमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन जज का। इसी तरह से सब क्लॉज 3 ये कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के ऊपर या सेशन न्यायाधीश द्वारा या सब क्लॉज 3 इसी में है आगे नेक्स्ट, यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है। यानी इसका अर्थ यह है कि कोई मामला जो सेशन न्यायाधीश के द्वारा सुना जाना है लेकिन सेशन न्यायाधीश किसी कारण से न्यायालय में नहीं है, अनुपस्थित है या वो बीमार है या किसी अन्य कारण से, तो वह ऐसी स्थिति में अगर वो मामला अर्जेंट है और सुना जाना आवश्यक है तो वह इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को डिप्यूट कर सकता है। और अगर कोई अपर न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको भी उस मामले को निपटाना करने की व्यवस्था वो कर सकता है। और जब कभी उसके सब्स्टिट्यूट में इस तरह का कोई न्यायाधीश यानी अपर न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन मामलों को देखता है तो ऐसा माना जाएगा
कि उस मामले को सुनवाई करने की पूरी अधिकारिता उसको है, यानी उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उस अधिकारी को जुरिसडिक्शन नहीं था और उसने इस मैटर को सुन लिया, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव व्यवस्था सेक्शन 10 में ही सब क्लॉज 3 में सीआरपीसी में दे रखी है। क्योंकि कई बार जब मामला कोर्ट में आता है तो अपोजिशन की तरफ से सबसे पहले यही ऑब्जेक्शन लगता है कि साहब आपको जुरिसडिक्शन नहीं है सुनने का। तो सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 ये क्लियर कर देता है कि अगर सेशन न्यायालय ने अपने अनुपस्थिति में कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में जो अधिकारी उस मामले को सुन रहा है वो भले ही सेशन न्यायाधीश नहीं है लेकिन फिर भी उसको जुरिसडिक्शन है ऐसा समझा जाएगा। तो यहां पर ये बहुत क्लियर है कि सीआरपीसी में जो भी एक्सपेक्टेड पोजीशन हो सकता है उन सब के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है। अब ये तो था अब तक का सेक्शन 10 तक कि सेशन कोर्ट और सहायक सेशन कोर्ट या अपर सेशन न्यायाधीश के कोर्ट का अरेंजमेंट और उसमें कौन अधिकारी होगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे और किस प्रशासनिक व्यवस्था किस ढंग से होगी। इसके बाद सेक्शन 11 से 15 तक में जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट का अरेंजमेंट दिया गया है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट का अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि धारा 11 सेक्शन 11 ये व्यवस्था करता है कि प्रत्येक उपखंड, धारा 11 के सब क्लॉज 1 में ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, यहां इसलिए क्लियर कर दिया गया है कि महानगर क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं या किए जा सकते हैं जितना कि उच्च न्यायालय उचित समझे। यहां पे देख रहे हैं आप कि लिखा हुआ है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने और जो, यानी कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे इसका निर्णय और कहां-कहां पर किए जाएंगे इसका निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार का है। लेकिन राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं लेती है, ये निर्णय उच्च न्यायालय से कंसल्टेशन के बाद ही लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म आप ये समझ लीजिए कि जब आबादी बढ़ती है तो केसेस भी बढ़ते हैं और केसेस बढ़ते हैं तो पर्टिकुलर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस आ गए, तो ऐसे कंडीशन में वो केसेस का टाइम से निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में राज्य सरकार को लगता है कि अगर 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट है उसकी जगह एक चौथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट बना दिया जाए तो मामलों का निपटारा सही ढंग से हो जाएगा। या जिले के जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस थाना कितने स्टैब्लिश होंगे ये पूरी तरह से सरकार का काम है। तो अगर सरकार ने आबादी के विस्तार के साथ साथ पुलिस थानों का विस्तार कर दिया और पुलिस थानों का विस्तार करने के साथ साथ न्यायालय के विस्तार की भी आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार अपने अधिसूचना जारी करके इस तरह के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन ये करने के लिए न्यायालय से परामर्श करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक प्रोविजन लगा हुआ है इसके साथ कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो तो करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे पहले तो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट एस्टेब्लिश होता है, फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे अपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट का विस्तार होता जाता है, जिसको हम ACJM फर्स्ट, ACJM सेकंड, ACJM थर्ड यूं कहते हैं। अगर जिला बड़ा है तो कहीं कहीं ACJM 4, 5 भी ACJM के कोर्ट होते हैं। लेकिन
अगर कोई विशेष तरह का मामला है और उसके लिए विशेष कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट करना है तो वहां पर एक स्पेशल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है और उसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसी के अपॉइंटमेंट होंगे। जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी उपखंड में या किसी जिले में स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है तो फिर जो पहले से एस्टेब्लिश्ड कोर्ट है वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या एसीजीएम का, उनको उस मामले का विचारण करने का अधिकार नहीं होगा जिस मामले के लिए ये स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीआरपीसी में स्पेशल कोर्ट के अरेंजमेंट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश हो सकता है, एडिशनल सेशन जज, अपर सेशन जज, जिसको आमतौर पर अपर सेशन जज सीआरपीसी में कहा गया है और आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो एडिशनल कहा जाता है। तो सेशन जज, अपर सेशन जज और इसी तरह से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और स्पेशल मजिस्ट्रेट। तो इतने प्रकार के कोर्ट को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट तो सरकार करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन उन कोर्टों में जो नियुक्तियां होंगी वो नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है, वैसे भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेलेक्ट होते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो आरजेएस, जो आरजेएस सेलेक्ट होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन ही होते हैं और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर सरकार नहीं करती है बल्कि उच्च न्यायालय के द्वारा की जाते हैं। तो सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 ये क्लियर कर देता है अच्छी तरह से कि जो कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट बाय द गवर्नमेंट, उसमें जो नियुक्ति होगी वो उच्च न्यायालय करेगी। इसी में आगे उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। यहाँ पर जो राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य की बात लिखी गई है, इसका अर्थ आरजेएस से है। यानी वो किसी आरजेएस को जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है उसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान कर सकता है। राजस्थान में वैसे इस तरह का दिक्कत आती नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल की जुरिसडिक्शन सेम है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि स्टार्टिंग लेवल से ही क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स अलग अलग है। तो वहां पर जब पहला अपॉइंटमेंट होता है तो उसे सिविल न्यायालय में अपॉइंटमेंट मिलता है, जिसको बहुत पहले मुंसिफ कोर्ट कहा जाता था, अब वो सिविल जज कहे जाते हैं। और कुछ समय तक लगभग 3 साल, जब मैं प्रैक्टिस करता था उस वक्त ये प्रोविजन था कि वो सिविल जज 3 साल तक अपॉइंट होता है, 3 साल के बाद उसको क्रिमिनल कोर्ट्स के पावर मिलते थे। जब क्रिमिनल कोर्ट्स के पावर मिलते थे तो उसे फिर मुंसफ मजिस्ट्रेट कहा जाता था। तो वो चीजें इस प्रोविजन में ही है कि अगर सिविल कोर्ट में कोई न्यायाधीश यानी न्यायिक सेवा का कोई भी अधिकारी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है और अगर राज्य सरकार उच्च न्यायालय को लगता है या ठीक लगता है तो उसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां प्रदान कर सकता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि मजिस्ट्रेट वर्ड जैसे ही लगता है इसका अर्थ है कि वो क्रिमिनल ट्रायल भी कर सकता है। तो स्टार्टिंग लेवल पर क्रिमिनल ट्रायल के अधिकार पहले नहीं मिलते थे। कारण क्या है कि सिविल में अगर जजमेंट में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी अपील हो जाती है और अपील से कोई मेजर लॉस नहीं होता है और उसके अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसकी रेमेडी के कई सारे प्रोविजन है। लेकिन क्रिमिनल जो मैटर है उसमें थोड़ी सी कॉशन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर गलत फैसला हो गया तो बंदा जेल में चला जाएगा और अगर बाद में ये पता भी चला कि गलत ढंग से उसके जजमेंट हो गए थे या गलत ढंग से उसके एविडेंसेस फॉलो कर लिए गए थे तो उस कंडीशन में जिस पीरियड में वो जेल रहा उसकी रिकवरी किसी भी तरह से नहीं हो सकती, भले ही आप उसको कितना भी पैसा दे दें।
तो इन चीजों को देखते हुए सीआरपीसी में ये व्यवस्था की गई है। ये 11 सब क्लॉज 3 के प्रोविजन है। अब सेक्शन 11 जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन करता है। जैसा कि उधर आपने सेक्शन 9 में देखा था कि सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की व्यवस्था थी, इसी तरह से धारा 12 या सेक्शन 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में अरेंजमेंट किया गया है। तो चूंकि 15 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप इसे थोड़ा सा बेयर एक्ट से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।